बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम अपने पाइथन प्रोग्रामिंग कोर्स में बुक फॉलो कर रहे हैं सिंप्लीफाइड पाइथन नोट्स। हम हैं चैप्टर 3 पे सिलेक्शन स्ट्रक्चर्स। इस चैप्टर में हमने सबसे पहले देखा स्किल 12 में कि फ्लो कंट्रोल स्ट्रक्चर्स कंप्यूटर प्रोग्राम्स में अमूमन कितनी बेसिक टाइप्स की होती हैं। सिक्वेंशियल थी, सिलेक्शन थी और रेपिटेशन स्ट्रक्चर्स थी। चैप्टर 3 में हम पढ़ रहे हैं सिलेक्शन स्ट्रक्चर्स के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने डिटेल में देखा था कि सिंगल सिलेक्शन स्ट्रक्चर्स पाइथन प्रोग्राम में कैसे बनाई जाती हैं, तो उसके लिए इफ स्टेटमेंट इस्तेमाल हो रही है। आज हम देखेंगे कि इफ एल्स स्टेटमेंट इस्तेमाल करके पाइथन प्रोग्राम में, पाइथन स्क्रिप्ट में डबल सिलेक्शन स्ट्रक्चर्स कैसे बनाई जाती हैं। इसके बाद हमने प्रीवियस लेक्चर्स में स्किल 13 में देखा था रिलेशनल ऑपरेटर्स कौन-कौन से हैं, बूलियन ऑपरेटर्स क्या होते हैं, बूलियन वैल्यूज़ क्या होती हैं, बूलियन एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। तो रिलेशनल एक्सप्रेशंस हों या लॉजिकल एक्सप्रेशंस, ये दोनों तरह के एक्सप्रेशंस इवैल्यूएट होकर ट्रू या फॉल्स आंसर देते हैं। लिहाज़ा ये दोनों तरह के जो एक्सप्रेशंस हैं, ये बूलियन एक्सप्रेशंस हैं। ये हम प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं। इसके बाद स्किल 14 में हमने बात की थी सिंगल सिलेक्शन स्ट्रक्चर की। उसके लिए हमने एग्ज़ाम्पल ली थी कि एक ऐसा प्रोग्राम बनाएँ जिसमें कुछ आइटम सोल्ड करने की बात हो, आइटम का रेट जो है वो 2000 है और जितने आइटम सेल होंगे उसकी टोटल प्राइस बतानी है बिल की। अगर वो 50,000 से बढ़ जाती है, अगर बढ़ जाती है, सिंगल सिलेक्शन, अगर बढ़ जाती है तो उस पे डिस्काउंट अप्लाई कर दें, अदरवाइज़ अप्लाई ना करें। दूसरी ऑप्शन कोई नहीं है। यानी एक ही काम करना है या नहीं करना। तो ये सिंगल सिलेक्शन स्ट्रक्चर हो गई है। इसके मुकाबले में जब डबल सिलेक्शन स्ट्रक्चर आएगी, जो कि आज का स्किल 15 है डबल सिलेक्शन स्ट्रक्चर, उसमें ये है कि इफ के सामने कंडीशन है, एक काम करना है और अगर वो कंडीशन फ़ाल्स होती है, तो दूसरी ऑप्शन मौजूद है, दूसरी चॉइस है, यानी 2 में से 1 काम करने हैं। सिंगल सिलेक्शन में ये था कि एक ही करने वाला काम है, वो करना है या नहीं करना। दूसरा है कि अगर एक काम है वो नहीं करना, तो उसके मुकाबले में क्या कोई दूसरी एक मखसूस एक्टिविटी है? अगर पहली एक्टिविटी हो तो दूसरी ना हो, अगर दूसरी होनी है तो पहली ना हो, दोनों में से एग्ज़ैक्टली एक काम हो, तो इसे हम बोलते हैं डबल सिलेक्शन स्ट्रक्चर। लास्ट टाइम चलें हम इसी यही बात कर लेते हैं। तो अभी इफ के सामने कंडीशन होगी, सामने कॉलन आएगा। अगर कंडीशन ट्रू आती है, तो ये जो पहला स्वीट है इफ के अंडर वाला ये एग्जीक्यूट होगा, ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और अगर ये फॉल्स आ जाती है तो एल्स के बाद वाला स्वीट एग्जीक्यूट होगा। और पुरानी वही बात कि स्वीट के खत्म होने की, ब्लॉक के खत्म होने की, शुरू होने की निशानी क्या है कि वो एक ही लेवल पे सारी स्टेटमेंट्स इंडेंट की गई होंगी। तो ये अभी हम इसकी एग्जांपल देखेंगे और जब ये ब्लॉक खत्म हो जाएंगे दोनों, तो जो अगली स्टेटमेंट्स आएंगी आफ्टर द एल्स ब्लॉक, तो उसमें ये होगा कि जो स्टेटमेंट्स हैं उनकी इंडेंटेशन कम कर दी गई होगी। इफ इस जो मौजूदा है उससे कम कर दी जाएगी। अब चाहे वो इफ या एल्स के बराबर कम की हो या उससे भी ज्यादा कम कर दें, ये दो ऑप्शंस हैं। तो इसे हम नाम देते हैं डबल सिलेक्शन स्ट्रक्चर का। यहाँ एक छोटा सा पॉइंट और ऐड कर लें कि जो लास्ट टाइम वहाँ स्किल 14 में मिस हो गया था, वो पॉइंट ये था, जो कंडीशन है, अगर रिलेशनल ऑपरेटर लगाया हुआ है तब तो ये ट्रू फॉल्स फौरी समझ में आ गया, हमने इसकी बात कर ली। मोरओवर फॉर द कंडीशन अ नॉन ज़ीरो वैल्यू इज़ ट्रीटेड एज़ ट्रू। यानी कुछ और यहाँ पे ऐसी एक्टिविटी हो जाए कि जो आंसर जनरेट हो रहा है वो ट्रू फॉल्स नहीं है बल्कि कोई नॉन ज़ीरो वैल्यू है, तो वो ट्रू ट्रीट होगी और अगर ज़ीरो आएगा तो फॉल्स ट्रीट होगा। तो कभी-कभार ऐसा काम भी करना पड़ सकता है। यानी कंडीशन में रिलेशनल ऑपरेटर है ही नहीं है, कुछ और काम किया गया, कोई वैल्यू लिख दी है या कोई अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है जो इवैल्यूएट होके कोई ना कोई आंसर दे रहा है। अब वो आंसर ट्रू भी हो सकता है, सॉरी आंसर ज़ीरो भी हो सकता है, नॉन ज़ीरो भी हो सकता है। जो नॉन ज़ीरो है वो ट्रू के तौर पे ट्रीट होगा और जो ज़ीरो है वो फॉल्स के तौर पे ट्रीट होगा। ये पॉइंट लास्ट लेक्चर से मिस हो गया था, ये ऊपर भी लिखा हुआ है और यहाँ भी वो मेंशन कर दिया गया है। अच्छा जी, उसमें इंडेंटेड इक्वली वाला पॉइंट वही है कि जो भी ब्लॉक होगा उसकी स्टेटमेंट्स इक्वली इंडेंट की गई होंगी। जो पहला ब्लॉक है वो इफ के अंडर आएगा, जो दूसरा ब्लॉक है वो एल्स के अंडर आएगा। और इनकी इंडेंटेशन, दोनों ब्लॉक्स वाली स्टेटमेंट्स की इंडेंटेशन बिल्कुल बराबर होनी चाहिए, बराबर फासला। 1-1 स्पेस का रखा है, 5-5 स्पेस का रखा है, तो वो 5-5 स्पेस का तमाम जो स्टेटमेंट्स हैं उसकी स्वीट्स की, दोनों ब्लॉक्स की, दोनों स्वीट्स की, उनमें हर स्टेटमेंट के शुरू में 5 स्पेसेस का फासला ही आएगा। तो ये मेन पॉइंट्स हैं इसके, बाकी काम सारा सिंपल है। एग्ज़ाम्पल पे आ जाते हैं। राइट a program that inputs an integer and tests whether the value is divisible by 2. Then accordingly it prints the message divisible by 2, otherwise not divisible by 2. बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है।
इनपुट करवाई गई वैल्यू इंटीजर की, उसे एक्स को असाइन किया। अब ये इफ सिलेक्शन स्ट्रक्चर आ गई है, इफ एल्स आ गई है बल्कि। ये यहाँ से शुरू हो रही है लाइन नंबर 2 से और लाइन नंबर 5 तक जा रही है। एक स्ट्रक्चर है, इसका नाम है इफ एल्स स्ट्रक्चर। इसमें 2 स्वीट्स आएँगे, 2 ब्लॉक आएँगे, एक इफ के अंडर आएगा और एक एल्स के अंडर आएगा। यहाँ पे चूँकि छोटा-सा प्रोग्राम है, तो इसमें जो दोनों ब्लॉक्स या दोनों स्वीट्स हैं, उनमें एक-एक स्टेटमेंट्स हैं, एक-एक स्टेटमेंट है सिर्फ। तो इफ के सामने कंडीशन है कि अगर एक्स को 2 से डिवाइड करें, रिमाइंडर जो आएगा ये हमें रिमाइंडर देगा, एक्स परसेंटेज 2 रिमाइंडर देगा। इक्वल इक्वल 0, क्या वो क्वांटिटी 0 के इक्वल है? इसका आंसर ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा? अगर ट्रू आएगा तो ये वाला काम हो जाएगा जो इफ के अंडर स्वीट में आता है, और अगर फॉल्स आएगा तो एल्स के अंडर आ जाएगा। अब आप नोट करें कि जो इफ और एल्स हैं करॉस्पोंडिंग, इनकी इंडेंटेशन सेम है, और जो इनके अंडर अपने-अपने आने वाले ब्लॉक्स हैं, उनकी इंडेंटेशन भी सेम है। पाइथन में ये ख्याल रखना ज़रूरी है। अब इस प्रोग्राम को, एक स्क्रिप्ट को एक बार एग्ज़ीक्यूट किया गया तो स्क्रीन पे नज़र आया एंटर एन इंटीजर 27 पुट किया गया, तो जो अगला रिस्पॉन्स आया है, क्योंकि 27 जो 2 से डिवाइड करें रिमाइंडर 0 नहीं 1 आता है, तो दैट इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो इसमें जो है वो फॉल्स आ गई। कंडीशन क्या बन जाएगी? फॉल्स। पहले इस केस में 27 एंटर करने पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। इसका मतलब है इफ वाला स्वीट नहीं बल्कि एल्स वाला स्वीट या ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। उसमें जो भी लिखा हुआ प्रिंट हो वो काम हो जाएगा। इसमें लिखा हुआ है कि प्रिंट कर दो इंटीजर इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2, तो एज़ इट इज़ हमें स्क्रीन पे नज़र आ गया। दूसरे वाले एग्ज़ाम्पल में जो कंडीशन ट्रू हो जाती है, चेक कर सकते हैं आप, तो एल्स वाला नहीं बल्कि इफ वाला एग्जीक्यूट होगा। यहाँ खास बात क्या है कि इफ या एल्स दोनों ब्लॉक्स में से एग्जैक्टली एक एग्जीक्यूट होगा और दूसरा स्किप हो जाएगा। तो अब आप देखें कि इसमें जो फ्लो ऑफ कंट्रोल है, पहले लाइन नंबर 1 पर आया, फिर लाइन नंबर 2 पर आया, 2 पे फैसला होगा, अब वो जंप करके 3 पर जाएगा या 5 पे जाएगा। अगर 3 पर जाएगा तो 4 और 5 स्किप हो जाएँगी, और अगर वो उसने 3 पर नहीं जाना तो उसने 5 पे जाना होगा। तो इस तरह से ये फ्लो ऑफ कंट्रोल जंप कर गया। तो इस तरह से इफ एल्स जो है वो फ्लो ऑफ कंट्रोल को भी फ्लो ऑफ कंट्रोल को कंट्रोल कर रहा है कि फ्लो कैसे चलेगा। All the statements in any block or suite of if else structure are needed to be uh, indented more than the indentation of the keyword if। यानी मकसद क्या है कि वो इफ और एल्स की जो इंडेंटेशन है उनके अंडर आने वाले ब्लॉक्स की इंडेंटेशन उनसे ज्यादा हो, और जब बाहर निकलें तो उनसे उसके इक्वल या उससे कम इंडेंटेशन कर देनी है, इंडेंटेशन चेंज कर देनी है। तो बेसिकली मकसद क्या है कि जो ब्लॉक होगा या स्वीट होगा उसका आगाज या अख्ताम ये इंडेंटेशन से तय होगा, और इंडेंटेशन भी बराबर लेवल की होनी चाहिए किसी भी एक स्वीट में मौजूद, ब्लॉक में मौजूद तमाम स्टेटमेंट्स की। एक और प्रोग्राम देते छोटा सा, और ये मेरी बुक्स में काफ़ी फेमस प्रोग्राम चलता है कि हम एक ही प्रोग्राम लेकर इसमें प्रोग्राम की जो कंडीशंस हैं वो बढ़ाते चले जाते हैं, और हमें नए से नए जो है वो प्रोग्राम्स, डिफरेंट तरह की सिचुएशन हैंडल करना और डिफरेंट तरह के प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट्स यूज़ करना आता रहेगा। अब इसमें कहा यह गया है कि इलेक्ट्रिसिटी पावर कंपनी और बिल चार्ज करती है, अगर यूनिट्स 100 या 100 से कम हैं तो 7.74 का रेट लगेगा पर यूनिट, और अगर 100 से ज़्यादा हैं तो जो 100 से ऊपर वाले होंगे, ऊपर वाले इज़ाफ़ी, उन पे दूसरा रेट लग जाएगा। तो 2 स्लैब्स बन गई बेसिकली। तो अगर ये रेट आज के रेट से काफ़ी कम हैं, इसको अपडेट करना चाहिए मैपको की, या जो है ये कोई और आईएसको, फेस्को, लेस्को वगैरह जो भी हैं कराची के इलेक्ट्रिक, या ओवरऑल जो भी इस तरह से नेपरा की साइट है, वहाँ से जाके नए रेट्स देके इसे अपडेट कर सकते हैं। आप वो करने चाहिए। खुद जाके वेबसाइट ओपन करें मैपको की, उस पे टैरिफ खोलें, इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ, उसमें रेजिडेंशियल ओपन कर लें और उसमें आप नए रेट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अब उसमें स्लैब्स बहुत ज़्यादा हैं, चलें हम 2 स्लैब्स रख लेते हैं। खैर, ये प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट होगा तो रेट 1 को वैल्यू मिली 7.74, रेट 2 को मिली 10.06। उसके बाद यूनिट्स जितने कंज्यूम हुए वो इनपुट करवाए गए और वो यूनिट्स को असाइन कर दिए। अब देखें जी, अगर यूनिट्स 101 से कम है, यानी 100 या 100 से कम है, तो बिल कितना बनेगा? जो भी यूनिट्स हैं उसको क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर दे रेट 1 से, उतना बिल बन जाएगा। एल्स, अब ये एल्स पे कंट्रोल कब आएगा? जब यूनिट्स की तादाद 100 से ऊपर होगी, यानी 101 होगी या 101 से ऊपर होगी, तो इस तरफ आ जाएँ। उसमें करना क्या है? तो बिल किसके इक्वल होगा? तो जो पहले 100 यूनिट्स हैं, वो रेट 1 से मल्टीप्लाई हो जाएँ, और 100 से ऊपर वाले यूनिट्स वो कैसे आएँगे? टोटल यूनिट्स में से 100 निकाल दें, तो जो कौन से आ जाएँगे? जो 100 से ऊपर हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 150 यूनिट था,
तो इस केस में ये 150 माइनस 100 50 आ गया, तो 50 ऊपर वाले हैं, उन पे रेट 2 अप्लाई होगा। पहले 100 पे ये और इज़ाफ़ी पे रेट 2 अप्लाई होगा। तो रेट 2 अप्लाई होगा उस पे। तो इस तरह से हमने 2 स्लैब्स बना दी। एक इफ वाला काम कर दिया, अब या तो बिल कंप्यूट होगा इफ वाले ब्लॉक के ज़रिए से या एल्स वाले ब्लॉक के ज़रिए से, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन दैट कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स हैं कितने। तो ये हमारा प्रोग्राम मुकम्मल हो गया। जब इसे एग्ज़ीक्यूट किया, 80 एंटर किया गया, तो 80 चूँकि 101 से कम है, तो ये लाइन नंबर 6 वाला लगेगा फ़ॉर्मूला। उसके बाद ये जो है 7 और 8 स्किप हो गया। प्रिंट न जो लाइन नंबर 10 वाली है, वो उसकी इंडेंटेशन लाइन नंबर 8 की निस्बत खत्म हो गई है, कम हो गई है। तो लिहाज़ा ये ब्लॉक से बाहर आ गए हैं हम। वैसे मैंने लाइन छोड़ दी है, लाइन ना भी छोड़ें, लाइन नंबर 9 खाली ना भी हो, 10 वाली को 9 पे ले जाएँ, इंडेंटेशन खत्म है, तो समझें ब्लॉक से बाहर आ गए। तो ये द इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस फॉर द कंज्यूम्ड 80 यूनिट्स इज़, जो भी बने वो हमने ये जुमला प्रिंट करवा लिया। तो ये हमारा जुमला प्रिंट कराने का स्टाइल है। अगर हम सिर्फ़ ये लफ्ज़ लिखते हैं इसमें बिल, तो सिर्फ़ ये 619.2 प्रिंट होगा। हमने लेकिन पूरा जुमला बना दिया ताकि एक यूज़र को एक यूज़फुल जुमला नज़र आए। उसमें 80 यूनिट्स की बात की गई हो, यूनिट्स की वजह से, और ये यूनिट्स नाम का वेरिएबल ये 80 प्रिंट करवा दिया, और ये बिल वैल्यू, उसकी वैल्यू यहाँ प्रिंट हो गई। ऐसे ही जो है, और ये सारे जो मतलब काम के एक ही प्रिंट स्टेटमेंट से मल्टीपल वेरिएबल्स, मल्टीपल फ्रेजेस प्रिंट करवाना, ये चैप्टर 2 में कवर हो चुका है। इसके बाद जब दोबारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया गया, तो 215 जो है वो एंटर किया गया। तो इस केस में 215 ऑब्वियसली 101 से ज़्यादा है, कम नहीं है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई। तो इफ वाला स्विच स्किप हो गया, एल्स वाला स्विच ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये काम हो गया और आंसर जो बना है वो ये बनकर आ गया। तो ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर लिया। अब यहाँ पे दोबारा वही कांसेप्ट है प्रेसिडेंस का। अब सवाल ये पैदा होता है, जब ये सामने लिखा हुआ था इस तरह से, इसमें मल्टीप्लिकेशन भी है, एडिशन भी है, माइनस भी है और स्टार भी है। तो अभी तो चूँकि हमने पैरेंथेसिस लगा दी है, तो इसका मतलब है पहले ये वाला काम होना है। और इस मल्टीप्लिकेशन की निस्बत से पहले ये यूनिट्स माइनस 10 100 वाला काम होना। ऊपर जो लिखा हुआ है हमने यहाँ पे यूनिट्स माइनस 100, ये वाला काम पहले होगा जो पैरेंथेसिस के अंदर है बनिस्बत मल्टीप्लिकेशन के। उसकी वजह ये है कि जो पैरेंथेसिस में चीज़ होती है पहले वो एग्ज़ीक्यूट होती है। पैरेंथेसिस की प्रेसिडेंस हायर है एज़ कंपेयर टू एडिशन सब्ट्रैक्शन। अगर मैं यहाँ से पैरेंथेसिस ऐसे हटा देता हूँ इस केस में, अगर मैं ऐसे कर देता हूँ और चाहे यहाँ पे मैं फ़ासला जो है वो बहुत बढ़ा भी दूँ, फ़र्ज़ कर लें ऐसा, ऐसा भी कर दूँ, तब भी जब एग्ज़ीक्यूशन पे काम आएगा, तो रेट टू मल्टीप्लाई होगा यूनिट्स के साथ, पहले ऐसा काम होगा। क्यों? इस जो एडिशन मल्टीप्लिकेशन है, उसकी प्रेसिडेंस माइनस से हायर है। तो लिहाज़ा पहले ये मल्टीप्लिकेशन होगी, फिर जो आंसर आएगा उसमें से 100 माइनस किया जाएगा। और उधर से पहले रेट 1 और 100 मल्टीप्लाई होगा, वो जो आंसर आएगा वो इस वाले आंसर से ऐड होगा। ये नहीं कि 100 और रेट 2 पहले ऐड हो जाएँगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो हमें प्रेसिडेंस का पता होना चाहिए। और मज़ीद वाज़ेह करने के लिए हम अपनी सहूलत के लिए हम इस तरह से ब्रैकेट्स लगा लेते हैं, पैरेंथेसिस लगा लेते हैं, इनकी प्रेसिडेंस हायर होती है। तो एक्सप्रेशंस केयरफुल लिखने होते हैं। आप एक्सप्रेशन ऐसे लिखते हैं कि आपको रूल्स ऑफ जो प्रेसिडेंस हैं, ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस है, उसका क्लियर आइडिया हो। फिर उसके बाद जो आप काम करना चाह रहे हैं, जो फ़ॉर्मूला आप लिखना चाह रहे हैं, उस फ़ॉर्मूले के मुताबिक ऑपरेटर्स को यूज़ करें, पैरेंथेसिस को यूज़ करें और ऑपरेशंस को अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कंट्रोल करें। अब यहाँ मैंने रेट 1 और रेट जो 100 के अराउंड ब्रैकेट नहीं लगाई, क्योंकि हालाँकि बाहर प्लस मौजूद है। मुझे पता है कि ब्रैकेट नहीं भी लगाऊँगा तो प्लस का काम होना ही बाद में है। पहले रेट 1 100 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पैरेंथेसिस नहीं भी लगाया तो काम चल गया। लेकिन यहाँ पैरेंथेसिस जो आगे लगाए हैं वो लगाने ज़रूरी थे, क्योंकि अगर ना लगाते तो रेट 2 यूनिट से मल्टीप्लाई पहले होता, माइनस बाद में होता। तो हमने चूँकि कंट्रोल करना था, हमने ऐसा पैरेंथेसिस यूज़ कर लिए। मज़ीद सेफ्टी के लिए आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप हर बार पैरेंथेसिस यूज़ करें, जिसको पहले एग्ज़ीक्यूट करवाना है, आप उसके अराउंड पैरेंथेसिस यूज़ कर लें, ठीक है? तो ये एक रूल हो गया, एक आम द ब्लैंक स्पेसेस एनीवेयर इन द एक्सप्रेशंस आर जस्ट फॉर एनहांसिंग रीडेबिलिटी। ये जो मैंने यहाँ पे स्पेसेस रखी हैं, ये स्पेस रख दी है प्लस से पहले, स्टार से पहले कोई स्पेस नहीं है। देखिए नोट करें, रेट 1 स्टार 100 यहाँ कोई स्पेस नहीं है। और जबकि यहाँ प्लस के अराउंड स्पेस डाल दिए। इस स्पेस से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ जो है वो आँखों को देख कर जो तासुर मिलेगा, एक रीडेबिलिटी है, वो बता देगी कि पहले स्टार वाला काम हो रहा है। लेकिन अगर आप ऐसा करें कि यहाँ पे फ़ासला बढ़ा दें,
और यहाँ फासला बेशक कम कर दें ये। अगर आप ये समझें कि अब ये 100 और रेट 2 पहले ऐड होंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। पहले इस रेट 1 ने 100 से ही मल्टीप्लाई होना है। पहले ये वाला काम ही होना है। ये वाला काम नहीं होना। वजह उसकी क्या है कि जो मल्टीप्लिकेशन है उसकी प्रेसिडेंस हायर है। तो हम जस्ट अपने जो विजुअल एक्सपीरियंस को बेटर करने के लिए हम स्पेसेस दरमियान में एप्रोप्रिएट प्लेसेस पे लगा देते हैं। अभी यहाँ इक्वल के अतराफ में भी स्पेस लगाई हुई है, ना भी लगाएँ तो वो काम चलेगा, मतलब ठी ऐसा ही आंसर आएगा। लेकिन स्पेस लगाने का फ़ायदा ये हुआ कि 2 जो लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है, वो हमें अलग-अलग ज़रा वाज़े तौर पे सेपरेटेड नज़र आ रही है। ऐसे ही यहाँ पे जो कॉमास के अतराफ में स्पेसेस हैं, अगर ख़त्म कर दें तब भी ये प्रोग्राम ऐसे ही चलेगा। इसके बाद एक और प्रोग्राम है कि जो है वो वर्कर है, उसकी सैलरी बनानी है वीकली के हिसाब से। अगर उसने 35 घंटे काम किया है तो उसकी मखसूस सैलरी आ जाएगी, और मतलब जो भी रेट होगा उसके हिसाब से नंबर ऑफ आवर्स एच हो गए, रेट आर हो गया, जो भी तनख्वाह है उसकी पर आवर के हिसाब से। और अगर 35 से ऊपर घंटे काम किया उसने, तो 35 घंटों पे तो वही रेट लगेगा, लेकिन जो 35 के बाद इज़ाफ़ी होंगे, एच माइनस 35 जो इज़ाफ़ी आएँगे, अगर 42 घंटे काम किया तो 42 35 निकाले 7 आ गया। उस पे रेट अप्लाई करें और साथ उसको डेढ़ गुना कर दें उसका 1.5। तो ये सारी स्टेटमेंट यहाँ लिखी हुई है, आप उसके पढ़ सकते हैं कि 50% उसे चार्जेज़ पर आवर रेट के इज़ाफ़ी दिए जाएँगे उन घंटों पे जो 35 आवर से ऊपर वाले होंगे। तो लिहाज़ा इसके मुताबिक जो स्केच बनता है, जो ब डिज़ाइन बनता है प्रोग्राम का, वो यही बनता है, और उसको हमने पाइथन में इम्प्लीमेंट कर दिया, मल्टीपल टाइम एग्ज़ीक्यूट करके दिखा दिया। यहाँ एक छोटी-सी चीज़, जो इफ वाला काम है, इफ एल्स वाला काम है, डबल सिलेक्शन स्ट्रक्चर वाला काम है, वो एक लाइन में भी हो सकता है पाइथन में। वो क्या तरीका है इसका? ये वाला काम करो, इफ ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाए, एल्स ये क्यू वाला काम कर दो। तो अगर ये छोटे काम हैं, एक आध लाइन में दोनों बातें आ सकती हैं, तो आप इस तरह से टर्शरी ऑपरेटर एक मौजूद है, उस ऑपरेटर का नाम क्या है? इफ कंडीशन एल्स, आप यूँ कह सकते हैं आप इसे। मकसद क्या है इसका? कि जो इफ से पहले चीज़ लिखी हुई है, ये पहला स्वीट हो गया, और जो एल्स के बाद लिखी है, वो दूसरा स्वीट हो गया। इफ का स्वीट यहाँ पे इफ से पहले लिखा है, एल्स का स्वीट एल्स के बाद लिखा है, लेकिन इस स्वीट में अमूमन एक ही स्टेटमेंट होती है। वो यहाँ पे इंडेंटेशन का कंसेप्ट ही नहीं है। तो एक ही काम करना है अगर, तो ये वाला काम कर दो, इफ कंडीशन ये हो, ये ट्रू हो जाए, एल्स ये वाला काम कर दो। तो इस तरह से टर्शरी ऑपरेटर भी यूज़ कर सकते हैं, जहाँ अगर हमें कोई छोटी-सी एक्टिविटी करनी है, जो स्वीट हैं बहुत छोटे-छोटे हैं और एक-एक स्टेटमेंट वाले हैं और हैं भी छोटे, तो आप इस तरह का ये जो डबल सिलेक्शन के लिए टर्शरी ऑपरेटर है। देखें पहले जो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, स्टार, प्लस वगैरह, ये सारे बाइनरी ऑपरेटर्स हैं। ये जो है फॉर एग्जांपल आपने करनी है मल्टीप्लिकेशन, 2 वैल्यूज़ चाहिए 1 और 2, तो ये बाइनरी ऑपरेटर्स हो गए। जबकि ये जिसको 3 चीज़ें चाहिए, एक पी भी चाहिए, कंडीशन भी चाहिए और क्यू भी चाहिए। तो 3 चीज़ें चाहिए, लिहाज़ा हम इसे नाम देंगे टर्शियरी ऑपरेटर का। तो इस तरह आज के इस लेक्चर में हमारा स्किल 15 मुकम्मल हुआ। इसका मकसद क्या था कि पाइथन में ऐसी स्टेटमेंट्स लिखें, ऐसे प्रोग्राम लिखें जो डबल सिलेक्शन के लिए इस्तेमाल हों। यानी हमारे काम में रिक्वायरमेंट ये है, जिस तरह यहाँ पे है कि 35 घंटे तक काम किया है तो ये तनख्वाह, और अदरवाइज़ 35 से ज़्यादा घंटे काम किया है तो उसमें जो इज़ाफ़ी घंटे हैं उस पर ये तनख्वाह। तो 2 स्लैब्स बन जाएँगी। वो लोग जिन्होंने 35 से कम घंटे काम किया, वो लोग जिन्होंने 35 से ज़्यादा घंटे काम किया, तो 2 तरह की सैलरीज़ बन जाएँगी। ऐसे ही जो है इसमें जो बिल की बात थी कि 100 या 100 से कम यूनिट्स इस्तेमाल हुए हैं, तो एक तरह का बिल बनेगा, 100 से ऊपर यूनिट इस्तेमाल हुए हैं, तो उसके लिए बिल का फ़ॉर्मूला बदल जाएगा। हाँ, एक फ़ॉर्मूला यहाँ पे लाइन नंबर 6 में लिखा हुआ है, एक फ़ॉर्मूला यहाँ पे लाइन नंबर 8 में लिखा हुआ है, जो सिचुएशन है उसके हिसाब से लिखा हुआ है। तो 2 चॉइसेस हैं, फ़ॉर्मूलाज़ की, बिल के फ़ॉर्मूलाज़ की, बिल बनाने के लिए। तो एक हमने लिख दिया इफ कंडीशन के अंडर, एक को लिख दिया हमने एल्स के अंडर। तो ये डबल सिलेक्शन स्ट्रक्चर्स वाले प्रोग्राम हमने इस लेक्चर में देख लिए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम मूव करेंगे स्किल 16 पे, उसमें मल्टीपल की बात है। मल्टीपल में क्या बात है? एक नहीं बल्कि एक से ज़्यादा चॉइसेस मौजूद हैं और उन्हें कैसे एग्ज़ीक्यूट करना है। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफ़िज़।